हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पार्ट 3 में हाजिर हैं। चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। लास्ट टर्न पर हमने डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में जाना और हमने ग्रासलैंड्स पर फिनिश किया था, जहां प्रे, प्रेडेटर्स, लायन एंड डियर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे some aquatic habitats के बारे में। So let us start with the aquatic habitats, oceans यानी समुद्र। हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि कैसे फिश सी में रहने के लिए अडेप्टेड है। बहुत सारे और भी सी में रहने वाले एनिमल्स हैं जिनके पास स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है बच्चों। आपको पता है ना, स्ट्रीमलाइंड बॉडीज जो टेपरिंग बॉडीज होती हैं आगे और पीछे से। ये क्या हेल्प करती हैं बच्चों इन्हें? ये हेल्प करती हैं इन्हें टू मूव इजीली इन वाटर। और इसके अलावा कुछ स्क्विड्स और ऑक्टोपस जैसे सी एनिमल्स भी हैं जिनके पास स्ट्रीमलाइंड शेप नहीं होती। कुछ सी एनिमल्स के पास में बच्चों स्ट्रीमलाइंड शेप नहीं होती, जैसे स्क्विड्स, ऑक्टोपस। तो ये कैसे रहते हैं वहां? दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड। ये समुद्र तल पर रहते हैं, करीब करीब काफी गहराई में ओशन के अंदर। एंड कैच द प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। और ये उन प्रे को कैच करते हैं जो उनकी ओर आ जाता है। हाउएवर, व्हेन दे मूव इन वाटर, दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइंड। जब ये ओशन में, डीप ओशन में मूव करते हैं तो ये अपनी बॉडीज को स्ट्रीमलाइंड बना लेते हैं बच्चों। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. इन एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं जिससे कि ये वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सके। There are some sea animals like dolphin and whales. डॉल्फिन एंड व्हेल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा बच्चों। डॉल्फिन्स, व्हेल्स, हाँ, दे डू नॉट हैव गिल्स। इनके पास गिल्स नहीं होते बच्चों। तो फिर ये सांस कैसे लेते हैं? दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। ये नॉस्ट्रिल्स से या ब्लो होल्स होते हैं बच्चों इनके सिर के ऊपर, नाक से थोड़ा सा ऊपर, नॉस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स, जो कि अपर पार्ट ऑफ हेड पे लोकेटेड होते हैं। This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water. ये इन्हें सांस लेने में हेल्प करते हैं जब ये सरफेस ऑफ वाटर तक आते हैं तैरते हुए। They can stay inside the water for a long time without breathing. ये बच्चों काफी टाइम तक बिना सांस लिए पानी के अंदर तैर सकते हैं। They come out to surface from time to time to breathe in air. ये बार बार आपने देखा होगा पिक्चर्स में या आपने टीवी पर देखा होगा कि किस तरीके से टाइम टू टाइम डॉल्फिन्स या व्हेल्स वाटर सरफेस पर आते हैं ओशंस के, जिससे कि ये ब्रीथ कर सके। आपने देखा है ना? हाँ बच्चों, बिल्कुल। सो लेट अस सी, अब हम बात करते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में। आपने पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और कभी कभार ड्रेन्स को भी देखा ही होगा। सो आपने क्या वहां पर उगने वाले पेड़ पौधों को देखा है? आपने ऑब्जर्व की है उनकी लीव्स, रूट्स और स्टेम्स को? हैव यू ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स? सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। इनमें से कुछ प्लांट्स की रूट सॉइल में पानी के नीचे फिक्स्ड होती हैं। अब टेरेस्ट्रियल से ये कैसे अलग हैं बच्चों? इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, रूट्स normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में बच्चों रूट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर में। सॉइल से वो रूट आपकी न्यूट्रिएंट एंड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन इन एक्वेटिक प्लांट रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज
and their main function is to hold the plant in place. जो रूट्स होती हैं बच्चों एक्वेटिक प्लांट्स में वो काफी साइज में कम हो चुकी होती हैं एंड उनका मेन फंक्शन न्यूट्रिएंट या वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता बल्कि प्लांट को होल्ड करके रखना होता है उस जगह पे, क्योंकि पानी में तो पहले से ही है एक्वेटिक प्लांट, तो इसलिए रूट्स को जरूरत नहीं है कि ये न्यूट्रिएंट या वाटर एब्जॉर्ब करें। इनका मेन काम है टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। और स्टेम कैसी होती है बच्चों इनकी? द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। जो स्टेम्स होती हैं बच्चों इन प्लांट्स की वो लॉन्ग होती हैं, हॉलो खाली होती हैं और लाइट हल्की होती हैं। द स्टेम्स grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water. जो स्टेम्स हैं बच्चों वो सरफेस ऑफ वाटर तक, ऊपर पानी के सरफेस तक ग्रो कर जाती हैं स्टेम्स, जबकि जो लीव्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो सरफेस ऑफ वाटर पर फ्लोट कर रहे होते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स बेटा जैसे वाटर लिली हो गए या वाटर हाइसिंथ हो गए, ये आपके सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। ज्यादातर पार्ट जो हैं ऐसे प्लांट्स के अंडर वाटर ही होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स। इनमें से कुछ प्लांट्स के पास नैरो और थिन रिबन जैसी लीव्स होती हैं। और इससे क्या होता है? दीज कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर। अगर तेज बहाव से पानी बह रहा है तो ये उसमें बेंड हो जाती हैं और टूटने से बचती हैं। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स, कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स में बच्चों लीव्स आर ऑफ्टन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स में बच्चों लीव्स कई बार डिवाइडेड भी होती हैं, उनमें होल्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा वो अलग अलग डिवाइडेड होती हैं, जिससे क्या होता है वाटर उनके बीच में से भी बिना उन्हें डैमेज किए फ्लो कर सकता है। आइए फ्रॉग्स की बातें करते हैं। फ्रॉग्स भी तो पॉन्ड्स में ही रहते हैं, आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे या तालाबों में फ्रॉग्स को। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। जो फ्रॉग होते हैं बच्चों वो पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह रह सकते हैं। अब उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? दे हैव लॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम। उनके पास जो उनके पिछले पैर होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं लीपिंग और कैचिंग देयर प्रे में। लीपिंग यानी कि कूदने में और कैच यानी पकड़ने में उनके शिकार को। दे हैव वेब्ड फीट। उनके वेब्ड फीट होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं वाटर के अंदर। हमने कुछ कॉमन एलिमेंट ये एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया है जो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं बच्चों। एंड आपने ये भी नोटिस किया होगा कि एक बहुत सारी वाइड वैरायटी प्लांट्स की आपके आसपास भी रहती है ना? यस। आइए अब हम 9.4 सेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। हमने अब तक काफी ज्यादा हैबिटेट्स और वहां रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जाना। एक्टिविटी 1 में हमने बच्चों बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी जाना जो अपनी अलग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स सोचें किसी भी फॉरेस्ट से तो हमें काफी सारे ट्रीज, क्लाइंबर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स, मॉसेस, ये सब मिल जाएंगे फॉरेस्ट में। क्या सभी लिविंग है बच्चों? नहीं ना, इनमें से कुछ तो लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। कुछ केसेस में तो जानना बहुत ही इजी है, जैसे हमें पता है कि चेयर और टेबल क्या अलाइव है? नहीं। तो आप ये पिक्चर देखिए नीचे पहेली की, यहां देख रहे हैं आप, पहेली एक राइम पढ़ रही है फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लेयर। एडवर्ड लेयर ने एक पोएम लिखी थी कंप्लीट नॉनसेंस। सो इसमें इसको पढ़ रही है पहेली। आप भी एक बार इसको पढ़िएगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग राइम। पहेली और बूझों ने को ये पोएम काफी फनी लगी क्योंकि उनको पता है
कि चेयर और टेबल अलाइव नहीं है, लेकिन इस पोयम में कभी टेबल चेयर को बता रही है अपने बारे में, तो कभी चेयर टेबल को और टेबल चेयर को। सो इसीलिए उन्हें काफी फनी लगी। ओके, बिकॉज उन्हें पता है कि चेयर और टेबल अलाइव नहीं है, ना टॉक कर सकते हैं ना वॉक कर सकते हैं। एंड वी नो कि चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन ये सब अलाइव नहीं है। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि हम अलाइव हैं और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो अलाइव हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्वेरल्स, इंसेक्ट्स और काफी और भी जानवर। हमें कैसे पता चलता है बच्चों कि कोई चीज लिविंग है? हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? इतना आसान भी नहीं होता कई बार डिसाइड करना, बट वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक डॉग और पिजन। हमें तो पता है ना बच्चों कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ये पेड़ पौधे होते हैं, ये भी जिंदा होते हैं, लिविंग होते हैं, बट ये मूव नहीं करते डॉग या पिजन की तरह। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा अगर हम देखें तो कार और बस ये मूव कर रहे होते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन ये फिर भी नॉन लिविंग है। प्लांट्स और एनिमल्स ये टाइम के साथ साथ ग्रो करते हुए साइज में दिखते हैं, पर जो क्लाउड्स होते हैं बेटा, बादल जो होते हैं स्काई में, वो भी तो साइज में ग्रो करते हैं। तो क्या क्लाउड्स लिविंग हो जाते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में? क्या लिविंग थिंग्स के पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो उन्हें बहुत डिफरेंट बनाती हैं नॉन लिविंग से? आप एक बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल है लिविंग बीइंग के। वी ऑल आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं which make us different from a non-living thing? बताओ बच्चों, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पता कर सकते हो, लिख सकते हो, एक डायरी में लिखो ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग से अलग करती हैं। Some of these characteristics are perhaps common to all living things. इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो सभी लिविंग थिंग्स में कॉमन मिलेंगी बच्चों। अब आइए एक एक करके ऐसी ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए होता है? हाँ, चाहिए तो होता है। चैप्टर 1 और 2 में हमने जाना कि किस तरह से लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत पड़ती है और ये हम सभी के लिए जरूरी है। हमने ये भी जाना कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर और बाकी एनिमल्स पर अपने खाने के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। जो फूड है वो ऑर्गेनिजम्स को वो एनर्जी देती है जो उन्हें ग्रो करने के लिए चाहिए। ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। ऑर्गेनिजम्स को ये एनर्जी काफी और भी सारे प्रोसेसेस के लिए चाहिए होती है जो उनके अंदर चल रहे होते हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीजें हैं, बट सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि जो 3-4 साल पहले आप कपड़े पहनते थे, जो कुर्ता पजामा या जो शर्ट आपने पहनी होंगी पहले, क्या वो अब आज के टाइम में आपको फिट आती हैं? नहीं आती ना? हाँ, क्यों? अच्छा, छोटी हो गई, अब वो साइज में आपको छोटी आती हैं, नहीं पहन पाते। बिल्कुल सही, क्योंकि आप वक्त के साथ ग्रो कर गए हो, आप बड़े हुए हो। यू हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स एंड आपको ये रियलाइज नहीं होता, बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। और कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद आप बड़े भी हो जाओगे। यंग वंस ऑफ एनिमल्स आल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स। जो जानवर होते हैं बेटा, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे छोटे छोटे जो पप्स होते हैं, जो डॉग्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं पप्स, वो कैसे बड़े हो जाते हैं। एक चिक जो हैच्ड होता है एग से, वो बड़े होकर हैन या कॉक बनता है ना? बिल्कुल, जो छोटा सा चिकन होता है, हैन का छोटा सा चिक, वो बड़ा होकर हैन बन जाता है, मुर्गा या मुर्गी बनता है। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं बेटा, प्लांट्स आल्सो ग्रो। आपने देखा होगा पहले वो काफी स्मॉलर होते हैं, फिर थोड़े यंग हो जाते हैं और फिर और बड़े हो जाते हैं, है ना? आपने जर्मिनेशन की एक्टिविटी की थी, याद कीजिए, मूंग दाल वाली। उस एक्टिविटी में भी तो आपने देखा था कैसे वो ग्रो करते हैं।
इसके अलावा आप अपने बगीचे में भी देखते होंगे। यस, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर? क्या हम ब्रीदिंग किए बगैर रह सकते हैं बच्चों? नहीं रह सकते ना। When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं बच्चों, एयर आउटसाइड से, बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाती है। When we breathe out, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, the air moves from inside to outside. जो एयर है वो हमारे अंदर से बाहर आती है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में, इन रेस्पिरेशन, सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं, जो ऑक्सीजन की हम सांस लेते हैं, इनमें से कुछ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यूज हो जाती है। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और इस ऑक्सीजन के इस्तेमाल के दौरान कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही होती है, जिसको हम सांस के साथ इन एक्सेल आउट करते हैं, अपने शरीर से बाहर नाक से सांस को छोड़ते हैं। CO2 बाहर प्रोड्यूस होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। जो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है बच्चों, वो सेम ही होता है काउज में, बफेलोज में, डॉग्स में या कैट्स में। आपने ऑब्जर्व किया है कभी इनमें से किसी भी एनिमल को जब ये आराम कर रहे होते हैं, नोटिस किया है इनके एब्डोमेन का मूवमेंट, इनके पेट की ओर देखा हो, इनका एब्डोमिनल मूवमेंट देखा हो? यस, ये जो स्लो मूवमेंट होता है अंदर बाहर पेट में, जो आपने ऑब्जर्व किया, ये बताता है कि वो ब्रीदिंग कर रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। रेस्पिरेशन की वजह से ही बच्चों हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है उस खाने से जो खाना हम खाते हैं। कुछ एनिमल्स का तरीका अलग होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, आपको पता है ना, रेस्पिरेशन के लिए। जैसे अर्थवॉर्म्स जो बारिश के समय बाहर आते हैं बच्चों, वो अर्थवॉर्म्स अपनी स्किन से सांस लेते हैं। यस, जो केचुए हैं, जो अर्थवॉर्म है, वो अपनी स्किन से सांस ले रहे होते हैं बच्चों। और फिश हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये तो आपको पता ही है कि फिशेस के पास गिल्स होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व होती है उसको यूज करते हैं। द गिल्स एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो एयर वाटर में डिसॉल्व होती है बच्चों, ये गिल्स उनको एब्सॉर्ब करते हैं। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं बच्चों? क्योंकि आपने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा जहां ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन क्या प्लांट्स ऑक्सीजन को लेते भी होंगे? यस, प्लांट्स भी एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं लीव्स के थ्रू। लीव्स ऑक्सीजन को या एयर को टाइनी पोर्स से लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में छोड़ देती है। ओके, हमने ये तो पढ़ा ही है कि कैसे सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऑक्सीजन को प्लांट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो ये तो उल्टा प्रोसेस है। बच्चों, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं प्लांट्स में, साथ साथ हो रहे होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है फोटोसिंथेसिस में वो काफी ज्यादा होती है प्रोड्यूस रेस्पिरेशन के मुकाबले। और यही वजह है बच्चों कि रेस्पिरेशन चाहे दिन और रात में हो रहा हो, लेकिन फोटोसिंथेसिस इतनी ज्यादा अमाउंट में होती है कि ऑक्सीजन हमेशा ज्यादा ही प्रोड्यूस होती है बच्चों। ओके, याद रखिएगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन तो दिन और रात दोनों समय होती है बच्चों, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है। ओके, अब हम जानते हैं बच्चों, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को बच्चों?
आइए जानते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है जब कभी अचानक से आपका पैर किसी कांटे पे पड़ जाता होगा, कैसा महसूस होता है? या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जब कभी आप अपने फेवरेट खाने के बारे में सोचते हैं, पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे, गुलाब जामुन, कैसा लगता है? मन करता है ना खाने का? यस, आपके मन में अचानक से जब भी खाने का आपके फेवरेट फूड के बारे में विचार आता है, आपके मुंह में पानी आता है ना? या आप अचानक से डार्क प्लेस से अचानक ब्राइट सनलाइट में आ जाओ, क्या होता है? आपकी आंखें एकदम से बंद होने लगती है ना ऑटोमेटिकली कुछ देर के लिए, जिससे कि वो एडजस्ट कर सके उस ब्राइट सनलाइट को। यस, तो चाहे ये खाने की बात हो या ब्राइट लाइट की बात हो बच्चों, या कांटे की बात हो, सभी सिचुएशन कुछ चेंजेस के बारे में बताती है आपके सराउंडिंग्स में, और हम सभी इन सभी चेंजेस को एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं। हम कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं ना बच्चों हमारे सराउंडिंग्स में, जो हमें उनको रिस्पॉन्ड कराते हैं, ये कहलाते हैं स्टिमुलाई। ओके, सो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। आप इसको बच्चों याद कर लीजिएगा, स्टिमुलाई, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। क्या बाकी जानवर भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई में? आपने कभी ऑब्जर्व किया है जब कभी आपने डॉग को खाना दिया होगा, या डॉग को आपने ब्रेड या रोटी कोई भी देनी चाहिए होगी, तो खाने से पहले उनका बिहेवियर कैसा होता है? वो जोर जोर से सिर हिला रहे होते हैं, कान हिला रहे होते हैं, अपनी पूंछ हिला रहे होते हैं, मुंह में पानी आ रहा होता है। तो ये सब क्या है? ये सब रिस्पॉन्सेज हैं टू द स्टिमुलाई। जब आप खाना देते हो तो वो स्टिमुलाई है। या फिर वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। जो जंगली जानवर होते हैं वो दूर भाग जाते हैं जब आप एक तेज लाइट उनकी ओर चलाते हैं, तेज लाइट उनकी ओर फ्लैश करते हैं। ऐसे ही जैसे रात में आप जब कभी किचन की लाइट ऑन करते हो और अगर किचन में कॉकरोच हैं तो वो छिप जाते हैं दौड़कर। तो ये सब क्या है? ये सब रिस्पॉन्स है उस स्टिमुलाई का जो लाइट जलाकर आपने उन्हें प्रोवाइड की। क्या प्लांट्स भी बच्चों स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं? हाँ, करते हैं। जैसे फ्लावर्स कुछ प्लांट्स के केवल रात में ही ब्लूम करते हैं। आपने सुना है ना, रात की रानी का पौधा। रात की रानी का जो प्लांट होता है वो उसके फ्लावर्स रात में ही खिलते हैं, और कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स क्लोज हो जाते हैं सनसेट में। आपने देखा है ना सनफ्लावर को। कुछ प्लांट्स में जैसे मिमोसा यानी कि टच मी नॉट, छुई मुई में लीव्स एकदम क्लोज कर जाती हैं या फोल्ड करने लगती हैं जब आप उनको या कोई उनको टच करता है। ये एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के रिस्पॉन्सेज के जब कोई चेंज उनके सराउंडिंग्स में होता है। सो प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब अगर हम एक्टिविटी 4 की बात करें बच्चों, तो एक्टिविटी 4 देखें। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम a little away from a window through which sunlight enters। एक पॉटेड प्लांट को रूम में रखिए, थोड़ा विंडो से दूर जहां सनलाइट एंटर करती है, कुछ टाइम दिन के समय में। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिन उसे पानी देते रहिए ऐसे ही, बिना सूरज की रोशनी के। डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक द प्लांट्स आउट इन ओपन। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि क्या प्लांट जो आपने खिड़की से थोड़ा दूर रखा है वो एकदम सीधा ग्रो कर रहा है? आपने नोट किया बच्चों? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा खिड़की की ओर बेंड होगा। यस, नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड। वो खिड़की की ओर बेंड होगा, है ना, लाइट की ओर। तो ये सनलाइट भी स्टिमुलस ही है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन की। ऑल ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत पड़ती है बच्चों। Not all the food that is eaten is completely used। सारा खाना जो हम खाते हैं बच्चों completely use नहीं होता। Only a part of it is utilized by the body। केवल उसका कुछ पार्ट ही यूटिलाइज होता है बच्चों हमारी बॉडी द्वारा। What happens to the rest? और बाकी का क्या होता है? This has to be removed from the body as wastage। The waste product, ये हमारी बॉडी से जो अनयूज्ड खाना है, जो हमारी बॉडी में यूज नहीं हुआ, ठीक, उसको रिमूव करना होता है। हमारी बॉडी काफी वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है बाकी लाइफ प्रोसेसेस में भी। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए
अच्छा नहीं होता, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, टॉक्सिक होता है, तो इस टॉक्सिक प्रोडक्ट को रिमूव करती है हमारी बॉडी। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्टेज बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ये जो प्रोसेस है बच्चों, जिसमें हमारी बॉडी या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट से पीछा छुड़ाती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर निकालती है, वो एक्सक्रीशन है। ओके, डू प्लांट आल्सो एक्सक्रीट? क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं? यस दे डू, बट हमारे या एनिमल्स की तरह विजिबल नहीं होता। मैकेनिज्म जो होता है प्लांट्स का वो थोड़ा अलग होता है। Some plants find it possible to store the waste product within their plant in a way that they do not harm the plant as a whole. कुछ प्लांट क्या करते हैं बच्चों, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेते हैं अपनी ही बॉडी में कुछ जगह, जिससे कि उनकी पूरी बॉडी को वो हार्म ना करे। Some plant remove waste product as secretion. कुछ प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीशंस के तौर पे रिमूव कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा प्लांट की बॉडी पे से गमी सब्सटेंस निकल रहे होते हैं कई बार, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन भी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अभी आपने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने के बाद में अब आपने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा। एक और खास बात है बच्चों एक्सक्रीशन के अलावा, रिप्रोडक्शन। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? रिप्रोड्यूस का मतलब है अपने जैसा फिर से प्रोड्यूस करना। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा अपने बेबी प्रोड्यूस करते हैं? हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? आपने क्या कबूतर जैसे कुछ पक्षियों के घोंसले देखे हैं? मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट। बहुत सारी चिड़िया अपने घोंसलों में अंडे देती हैं। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम। और वो अंडे, उनमें से यंग बर्ड्स, छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे निकल के आते हैं। आप देख रहे हैं ना फिगर 9.13 में, घोंसले में अंडे हैं और कुछ वक्त बाद हैच आउट करते हैं वो, और यंग वंस उनमें से निकलते हैं। देख रहे हैं ना आप पिक्चर्स। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। एनिमल्स भी अपने जैसे अपने खुद के छोटे छोटे बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है अलग हो सकता है। जैसे बर्ड्स तो अंडे देती हैं, लेकिन जानवर डायरेक्ट बर्थ करते हैं, यंग वंस का अंडे नहीं देते, वो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं बिना अंडे दिए। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस। आपको पता है ना कैसे? थ्रू सीड्स। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, और वही सीड जब हम सॉइल में प्लेस करते हैं और उसको सही कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो जर्मिनेट होती हैं और न्यू प्लांट्स बनते हैं। पता है ना आपको? यस। सम प्लांट्स कुछ और पार्ट से भी सीड के अलावा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आलू, पोटैटो। पोटैटो जो है आपका, अगर आप पूरा पोटैटो ऐसे ही धरती में या अपने पॉट में लगा दें तो वो ग्रो कर सकता है एक न्यू प्लांट में। व्हाई? बिकॉज पोटैटो हैज बर्ड। पोटैटो के ऊपर आप देखें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं बच्चों, जो उसे एक न्यू प्लांट के तौर पे ग्रो करा सकते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। आप प्लांट की टहनियों को काटकर यदि लगाएं तो वो भी पूरा का पूरा ग्रो कर सकती हैं। क्या आपने कभी देखा है रोज या मेहंदी का प्लांट? ये एक्टिविटी 5 में है बच्चों। टेक अ कटिंग फ्रॉम रोज और मेहंदी प्लांट। आप रोज या मेहंदी प्लांट की कटिंग लीजिए, फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। उसको सॉइल में फिक्स कीजिए और उसको पानी दीजिए रेगुलरली। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कुछ दिन बाद? यस, आप ऑब्जर्व करोगे कि वो एक नए प्लांट के तौर पे रूट्स निकल आई हैं और वो ग्रो करने लगा है। ये इजी नहीं होता बच्चों कि आप सभी प्लांट्स को कटिंग से ग्रो कर दें, ठीक? इसीलिए अगर आपको जानना है तो पेरेंट्स से, टीचर्स से और गार्डनर से हम बात कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कौन कौन से प्लांट्स कटिंग से ग्रो होते हैं। सो हमने क्या जाना यहाँ पर? हमने जाना लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। जो लिविंग थिंग्स हैं वो ज्यादातर अपने जैसे अपने खुद के बच्चे या अपने जैसे प्लांट्स, खुद के छोटे छोटे सैपलिंग्स जो प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन मैनी वेज, मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चों ये अलग अलग तरीके से हो रहा होता है रिप्रोडक्शन। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव? अब हम जानेंगे कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे होते हैं।
जैसे हम करते हैं। चैप्टर 8 में हमने जाना था कि किस तरह से अलग अलग तरीके से एनिमल्स मूव करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी मूव करते हैं और बॉडी मूवमेंट भी शो करते हैं। हमने ये भी जाना है बच्चों। व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के बारे में क्या बच्चों? प्लांट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या वो भी मूव करते हैं? नहीं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसीलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करते। हाउएवर, वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। हालांकि बच्चों, जो वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल वो एब्जॉर्ब करते हैं, या फोटोसिंथेसिस में जो वो फूड बनाते हैं, ये उनके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्लांट के अंदर ही मूवमेंट कर रहा होता है। और आपने कोई और तरीके का मूवमेंट देखा है प्लांट में? यस, बिल्कुल सही बच्चों। जो फ्लावर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो, और कैसे आपने मिमोसा टच मी नॉट में देखा था, मूवमेंट होती है लीव्स में, जब हम उन्हें टच करते हैं वो फोल्ड कर जाती हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करती हैं, पता है ना बच्चों? बर्ड्स, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स वगैरह भी। लेकिन क्या कुछ डिफरेंट है इनके मूवमेंट में और लिविंग बींग्स के मूवमेंट में? यस, आप नोट डाउन कीजिए बच्चों, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देयर इज सच अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वी हैव डिस्कस्ड। कितनी सारी वैरायटी है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और हमने कितनी सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ ली उनकी, है ना? और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग्स डाई, वो मर भी जाते हैं। बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओवर 1000 of years only if they reproduce their own kind. कुछ पर्टिकुलर टाइप है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के, सभी के हम बात करें, वो तभी उनकी पर्टिकुलर स्पीशीज या कोई पर्टिकुलर जानवर तभी तक लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे जब वो अपने जैसे अपने खुद के छोटे छोटे बच्चे पैदा कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. अगर कोई रिप्रोड्यूस ना करे अपने छोटे छोटे बच्चों को तो वो उसके जैसे तो फिर बनेंगे ही नहीं। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लंबे वक्त तक अपने जैसे एग्जिस्ट करना चाहता है तो उसको रिप्रोडक्शन करना ही पड़ता है बच्चों। इस तरह से हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितनी सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सभी को फूड चाहिए होता है बेटा, सभी को रेस्पिरेशन करनी होती है, सभी में स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना होता है, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ, डाई, ये सब हमने देखा है ना। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि बहुत सारे नॉन लिविंग भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जैसे मूवमेंट की बात करें तो कार, बाइसाइकिल, क्लॉक और वाटर मूव करते हैं, है ना। मून जो है वो भी मूव करता है स्काई में। साइज की बात करें तो क्लाउड भी साइज में ग्रो करता है। क्या ये आप लिविंग बोल सकते हैं? नहीं, है ना। इन जनरल, अगर हम जनरली बात करें, समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड। अगर कोई लिविंग है तो उसमें सभी कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं। while non-living things may not show all these characteristics at the same time. जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी बेटा वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक टाइम पे शो नहीं करेंगी। तो अगर हम फूड की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं और डेथ की बात कर रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सब शो करते हैं बच्चों। लेकिन जो नॉन लिविंग है वो ये शो नहीं करते। ओके, सो इसको और बेहतर समझने के लिए हम समझ सकते हैं मूंग का एग्जाम्पल, मूंग दाल का। आपने देखा है मूंग दाल को जब आप जर्मिनेट कराते हो तो आप उसको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हो, पानी में रखते हो, उसको भिगा के रखते हो। लेकिन अगर उसी को आप ऐसे ही छोड़ दो काफी टाइम तक दुकान में, तो क्या वो वहां पर ग्रो करेगी, जर्मिनेट करेगी? नहीं ना। बिल्कुल सही। क्यों? बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि उसको वो अबायोटिक फैक्टर नहीं मिले जो जिनकी उसकी जरूरत थी ग्रोथ के लिए, जैसे सनलाइट या वाटर, एयर
ये सब बहुत जरूरी है। और एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन भी, ये सब भी तभी होगा बेटा जब उसको सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी, है ना। व्हाट इज देन लाइफ? फिर लाइफ क्या है बच्चों? आपने क्या कभी व्हीट के पूरे सैक में, कभी गेहूं की बोरी में, सैक में हाथ दिया है अंदर? डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि वो अंदर से काफी वार्म है? यस, बिल्कुल सही, वो वार्म आपको फील होता है, थोड़ा सा हल्की सी गर्मी आपको महसूस होती है। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट। कुछ गर्मी जरूर होती है उसके अंदर। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर जो सीड्स हैं, गेहूं के जो दाने हैं, वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं बहुत स्लोली। सीड्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव्स आउट सम हीट। अब बच्चों एक नई बात और भी पता चली ना आपको, रेस्पिरेशन में थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए जब आप एक गेहूं के कट्टे में, जहां गेहूं के दाने रखे हुए हैं, गेहूं की बोरी में, सैक ऑफ व्हीट में आप पूरा का पूरा अपना हाथ देते हो, पूरा का पूरा जो बंधे हुए गेहूं के सैक होते हैं, बड़े बड़े बंडल होते हैं, उनमें भी यदि आप हाथ दो तो वहां पे भी रेस्पिरेशन होती है। We see that respiration is a process that takes place in seeds, even when some of the other life process may not be very active. ऐसे हमने देखा कि रेस्पिरेशन कई बार सीड्स में भी होता है, जबकि लाइफ प्रोसेस बाकी उनमें ना भी हो रहे हो, रिप्रोडक्शन ना हो रहा हो, ठीक है, एक्सक्रीशन ना हो रहा हो, लेकिन रेस्पिरेशन हो रहा होता है। So, it may not be very easy to answer our question, what is then life? तो हम शायद आंसर ना भी कर पाए बच्चों कि जिंदगी क्या है। However, looking at all the diversity of human beings around us, we can conclude that life is beautiful. लेकिन अगर हम अपने आसपास अलग अलग जीव जंतुओं को देखें, कितनी सारी विभिन्नताएं, अलग अलग जीव जंतु हमारे आसपास मिलते हैं बच्चों, है ना। तो ये जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो हमारे आसपास मिल रहे हैं, कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है ये जिंदगी। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को एंड किया बेटा। ये हमारा पार्ट 3 एंड होता है और अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगले पार्ट 4 में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं वह भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें आगे आने वाले वीडियोस के और आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे सुचारू रूप से। थैंक यू।